दोस्तों नमस्कार। या तो पूरी दुनिया अब युद्ध की आदी हो जाए या फिर इस युद्ध से निकलने का रास्ता अमेरिका सोच ले। शायद यही दो विकल्प हैं इस वक्त समूची दुनिया के सामने है। और ईरान और अमेरिका की जो रणनीति इस युद्ध को लेकर है वो कमोवेश इसी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि ईरान ने इस दौर में जो प्लानिंग की है या कहें अभी तक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका ईरान के भीतर थी, उसके अलग अलग ब्रांच काम करते थे, वो पहली बार खुलकर पूरे देश को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार हैं। यानी तकरीबन 50,000 से ज्यादा नए सैनिक तैयार हो जाएंगे। ये नए सैनिकों में बच्चे भी शामिल होंगे। इन नए सैनिकों की कतार में हर वो जानकारी हर उस सैनिक को होगी जो इस युद्ध में शामिल हो रहा होगा। और युद्ध में शामिल होने का मतलब है कि आपको जानकारी होगी कहां पर विस्फोटक जमीन के नीचे दबा हुआ है। आपको जानकारी होगी कि खार्ग द्वीप पर अगर अमेरिकी सेना कब्जा करने की कोशिश करती है तो फिर कड़ी दर कड़ी ह्यूमन बीइंग के जरिए वो कौन सी रणनीति होगी जो अमेरिकी सैनिकों को खार्ग द्वीप पर घुसने ही ना दे। या फिर उसके आगे अगर खार्ग द्वीप से आगे बढ़कर वो ईरान के भीतर कदम रखते हैं तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, उस अनुकूल ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग नहीं है। यह एक ऐसी ट्रेनिंग है जो बतलाती है कि देश के लिए और देश की खातिर आपको किस तरीके से पूरे समाज को, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस गांव को, उस गांव के जरिए वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई चोट ना आए इसके लिए सूचना तंत्र कैसे काम करेगा। यानी एक ऐसी तैयारी ईरान के भीतर इस युद्ध को लेकर तब हो चली है जब आशंका इस बात की गहराती चली जा रही है कि पता नहीं आज नहीं तो कल या अगले घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहीं इजाजत ना दे दें कि अब अमेरिकी सेना यानी पैदल सेना ईरान के भीतर घुसेगी। लेकिन ईरान के भीतर घुसकर वो क्या करेगी, यह सवाल बड़ा है। और शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए अमेरिका के इतिहास में पहली बार पेंटागन ने माना यह दरअसल इतनी जटिल प्रक्रिया है। और खास तौर से तब जब ट्रंप यह सोच रहे हैं कि जो भी इनरिच यूरेनियम ईरान के भीतर होगा उसको हम बाहर ले आएंगे। तो एक पूरी प्लानिंग अपने तौर पर पेंटागन की है, दूसरी तरफ अपनी पूरी प्लानिंग ईरान की है, आईआरजीसी की है। और इन सब से हटकर युद्ध किस दिशा में जा रहा है, एक पुल गिराया गया या एक पुल को तोड़ दिया गया या मिसाइल दागी गई, उसकी एवज में 8 पुलों का जिक्र ईरान की तरफ से आज यह कहकर कर दिया गया अब इन्हें निशाना बनाया जाएगा। और वह खाड़ी देश के 4 देश हैं जहां पर यह पुल शायद उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, या कहें देश की इकोनॉमी से जुड़े हैं, या फिर लोगों की आवाजाही से जुड़े हैं। जिन बातों का जिक्र हम कर रहे हैं, हमें लगता है आज सबसे पहले एक तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर दरअसल उन 8 पुलों को लेकर ईरान ने बनाई है जहां पर वो हमला कर सकता है। और यह संकेत उसने खुले तौर पर यह कहकर दे दिए अब अमेरिकी मिसाइल जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिरेगी, जिस भी जगह गिरेगी, उसकी एवज में उसी तरीके का हमला खाड़ी देशों में होगा और इजराइल में होगा। लेकिन पहले ईरान द्वारा जारी इस मैप को देखिए। दरअसल ईरान ने लकीरें खींची है उन खाड़ी देशों के उन ब्रिजेस को लेकर जो उसके निशाने पर आ सकते हैं। ईरान के भीतर जिस मिसाइल से अमेरिका ने, जो कराच शहर है जो तेहरान से जोड़ता है, उस B1 ब्रिज को जो 2 टुकड़ों में कर डाला, उसकी लागत तकरीबन $400 मिलियन की थी। 1050 मीटर यह लंबा था और 136 मीटर ऊंचा था। लेकिन दूसरी तरफ जो कुवैत का ब्रिज है जिसको निशाने पर इस मैप में दिखाया गया, वो शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल है जो लगभग $3.6 बिलियन का है। और यह 36 किलोमीटर का कुवैत के नॉर्दर्न तौर पर लाइफ लाइन माना जाता है। यह
प्रमुख तौर पे माना गया कि इसको निशाने पर ले लेंगे। दूसरा पुल है किंग फहद कॉजवे, यह सऊदी अरब बहरीन को जोड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल बहरीन में जो अमेरिका की 5th फ्लीट है उसके लिए तमाम लॉजिस्टिक इसी ब्रिज के जरिए पूरे होते हैं। तो दूसरे नंबर पर यह ब्रिज है, इसको निशाने पर ले लेंगे। तीसरे नंबर पर यूएई के वो 3 ब्रिज हैं जो यूएई को जोड़ते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों से, या कहें आबू धाबी की जो मुख्य भूमि से जोड़ने की प्रक्रिया है वो दरअसल यहां पर मौजूद है। और इसमें एक बात और समझ लीजिए कि दरअसल ये वो शहर है जहां शेख तहनून ने ट्रंप परिवार की $50 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी। और यहां पर 80 मंजिला ट्रंप टावर बन रहा है। ये पुल के इर्द गिर्द की परिस्थिति शेख जायद ब्रिज, ये आबू धाबी का पहला लिंक है। अल मक्ता ब्रिज, ये आबू धाबी का दूसरा लिंक है। शेख खलीफा ब्रिज, ये आबू धाबी का तीसरा लिंक है। तो तीनों लिंक को ध्वस्त करना, परिवार का पैसा लगा है ट्रंप के, 80 मंजिला इमारत भी बन रही है, क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भी यहां चमका है। उसी शहर को निशाने पर लेकर पुलों को ध्वस्त करके काटने का विचार ईरान की तरफ से खुले तौर पर है। उसके बाद डामिया ब्रिज और अबाइन ब्रिज। डामिया ब्रिज ये जॉर्डन का सेकंड क्रॉसिंग है और किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन का प्राइमरी वेस्ट बैंक का क्रॉसिंग है। और अबाइन ब्रिज ये अम्माम सेंट्रल टेरिफिक आर्टरी मानी जाती है, यानी जॉर्डन के भीतर के ये तीनों ब्रिज भी निशाने पर हैं। यह सवाल अमेरिका में बड़ा हो चला है कि अगर इस तरीके से ईरान कोई हमला करता है, ईरान अपने भीतर अपनी नई सेना को तैयार कर रहा है, तो फिर रास्ता निकलेगा क्या। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति सोच रहे हैं कि अमेरिकी पैदल सेना वहां जाकर इनरिच यूरेनियम को निकाल ले, तो पहला सवाल तो आज तब पैदा हो गया जब अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के भीतर धराशायी हो गए। और जो धराशायी F-35 हुआ, उसके बाद बकायदा IRGC ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को तब जारी किया जब अमेरिका ने इनकार कर दिया कि नहीं गिरा है, तो उन्होंने दिखाया, देख लीजिए ये डेब्रिस है उस विमान की जिसको गिराया गया। इसके बाद एक F-15 विमान भी निशाने पर लिया गया। वहां का एक पायलट अभी भी उसकी जानकारी मिल नहीं पाई है। ये तमाम मैसेजेस हैं कि क्या ईरान एक नई रणनीति के साथ अब युद्ध में, इससे पहले अमेरिका कोई प्रहार करे उससे पहले तैयार हो रहा है। IRGC ने जो जारी किया है, जो F-35 की डेब्रिस है, उसको भी आप देख लें। F-35 को जब निशाने पर लिया गया, अमेरिका में रात थी। सुबह सवेरे जब अमेरिकी राष्ट्रपति को इसकी जानकारी मिली और यह भी सवाल उठा क्या वाकई पेंटागन के पास कोई प्लान है या किस प्लान के तहत वो अमेरिकी सेना को ईरान के भीतर भेजे और वहां पर इनरिच यूरेनियम जो है उसको वापस लेकर आ जाए, तो पेंटागन ने एक सबसे मुश्किल प्लान इस दौर में राष्ट्रपति के सामने पेश भी किया। कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं इसको तैयार करने को लेकर, लेकिन जो प्लान है वो इसलिए बड़ा मायने रखता है कि वो इतना जटिल प्लान है कि इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन के अमेरिकी इतिहास में ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कभी नहीं थी जो ईरान को लेकर इसका जिक्र पेंटागन के अधिकारी करने से चूके नहीं। बावजूद इसके सेना प्रमुख हटाए जा चुके हैं, उनकी जगह दूसरे सेना प्रमुख बन चुके हैं, कई कमांडरों को हटाया जा चुका है। यानी अब पॉलिटिकल तौर पर व्हाइट हाउस नो सुनने का आदी नहीं है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, पेंटागन इस जटिल प्रोग्राम को लेकर बहुत साफ तौर पर अपने कार्यक्रम में लिखा, जो कि अमेरिकी अखबारों की सुर्खियां हैं कि सैकड़ों सैनिकों को ईरान के भीतर गहराई तक भेजना, परिधि को सुरक्षित करने के लिए 82
एयरबॉर्न बटालियन को पैराशूट से उतारना, बिल्कुल नए सिरे से रनवे बना देना, 300 फीट मलबे को तोड़ने के लिए भारी खुदाई के उपकरण को वहां लेकर जाना, भूमिगत सुरंगों को तोड़ने के लिए डेल्टा फोर्स और सीलबंद सैनिकों को हजमैट सूट और ब्लो टॉर्च और इसके साथ आरी को साथ लेकर भेजना, जो बूवी ट्रैप है और जो धोखे से जांच करते हुए सील बंद सिलेंडरों में जो 1000 पाउंड यूरेनियम का पता लगाना है, उसकी जानकारी भी हासिल करनी है और उसको वहां से कैसे निकालने की शुरुआत करनी है, यह भी व्यू रचना है। यानी सब कुछ कीटाणु रहित होना चाहिए, यानी कोई लीकेज नहीं हो। और फिर शत्रु के हवाई क्षेत्र से होते हुए इसे उस दौर में एयरलिफ्ट करना जब मिसाइल और ड्रोन लगातार चल रहे हों, और इस पूरे काम में हफ्तों से लेकर महीने तक लग सकते हैं। यह जटिल प्रक्रिया पेंटागन की तरफ से अगर ईरान के भीतर सैनिकों को घुसने और एक ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए, तो दूसरी तरफ ईरान एक बिल्कुल नई फौज जो सामाजिक तौर पर यानी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल नई फौज तैयार करके ट्रेनिंग के साथ युद्ध में शामिल करके अमेरिकी सेना के काउंटर में खड़ा कैसे किया जाए और इनकी तादाद 50,000 से ज्यादा हो, यह एक बिल्कुल नई सोच है। तो क्या एक ऐसी स्थिति में यह पूरा युद्ध आकर अटक गया जिसमें आज सुबह जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जागे तो उन्होंने सबसे पहला ट्वीट जो किया उसमें लिखा, थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज़ खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं। क्या यह दुनिया के लिए तेल का एक बड़ा भंडार नहीं होगा? जी, ये शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के। अब सवाल है कि जब आप इसे सुन रहे हैं और इसके बाद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और वक्त चाहिए, तब यहां पर एक दूसरी तस्वीर निकल कर आती है कि ईरान का ड्रोन जो है कुवैत के मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करता है और 15 दिनों के भीतर यह दूसरा अटैक है। इससे पहले 19 मार्च को हुआ था। तो एक क्षण के लिए हमें लगता है जो ट्रंप ने लिखा और जो रिफाइनरी पर हमला हुआ, दोनों को एक साथ देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूं ही सुबह सवेरे होर्मुज़ रूट को लेकर ट्वीट नहीं किया। दरअसल सबसे बड़ा संकट इस वक्त अमेरिका के सामने यही है, अगर उसने होर्मुज़ रूट को छोड़ दिया तो उसके बाद वह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी अपनी ताकत तो कम दिखाई देगी ही, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी अपनी इकोनॉमी न डगमगा जाए। क्योंकि एक संकेत यह भी मिल रहे हैं, आज जब यूनाइटेड नेशन के भीतर अमेरिका ने चाहा और खाड़ी देशों ने उसको आगे बढ़ाने का मामला शुरुआत इस रूप में की कि एक प्रस्ताव वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होर्मुज़ रूट को सैनिक ताकत के जरिए खाली करा लिया जाए। यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया। इससे पहले सामान्य तौर पे कभी भी कोई एक वीटो कर देता था तो बात आई गई हो जाती थी, लेकिन इस बार 3-3 वीटो हो गए। चीन ने वीटो कर दिया, रशिया ने वीटो कर दिया और उसके बाद फ्रांस ने भी वीटो कर दिया। फ्रांस जान रहा है, समझ रहा है कि दरअसल अमेरिका ने जब यह कह दिया है कि तेल आप अपने भरोसे ले, और उसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने जो 40 देशों की बैठक बुलाई, ये संकेत मिलने लगे कि अगर वाकई यूरोपीय यूनियन, नाटो कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज अगर ईरान के साथ समझौता करते हैं तो ईरान समझौते पर हरी झंडी दिखला सकता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, और अमेरिका का मतलब मिसाइल, ड्रोन या उसकी सैनिक ताकत नहीं है, बल्कि डॉलर है। और यूरोपीय यूनियन के सामने वो ये प्रस्ताव रख सकता है कि हम आपके लिए होर्मुज़ रूट खोल रहे हैं और आप दुश्मन के साथ नहीं हैं, आपने अपना जमीन आसमान उनके सैनिकों को नहीं दिया है, तो हम खोल रहे हैं। लेकिन जो आवाजाही में जो पैसा टोल टैक्स के तौर पर लिया जाएगा वो डॉलर में नहीं होगा,
वो या तो रियाल में होगा या फिर यूरो में होगा, यानी यूरो दीजिए रियाल लीजिए या रियाल लेकर यूरो, ये इंटरेक्शन आपस में होगा। यानी एक झटके में जो 50 बरस पुराना अमेरिका का ख्वाब पेट्रो डॉलर से 1974 में शुरू हुआ था, वो एक झटके में डगमगा जाएगा। क्योंकि यूरोप का जितना डॉलर को लेके इन्वेस्टमेंट है या उनकी जो अपनी ताकत डॉलर को लेकर है, अगर यूरोप पूरा इस दिशा में खड़ा हो गया तो तकरीबन 10 से 13 ट्रिलियन डॉलर एक झटके में अमेरिका को ही झटका दे देंगे। इसीलिए होर्मुज़ रूट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि देखिए, कुछ वक्त और दीजिए, इसके बाद तो रास्ता खुल जाएगा, तो जैसे आपके लिए यह बिल्कुल एक नए तेल के भंडार की तर्ज पर होगा। वहीं यूनाइटेड नेशन में वो अमेरिकी दबाव के चलते जो अरब कंट्रीज पहुंची थी, और जब यूनाइटेड नेशन में उसे वीटो के जरिए खारिज कर दिया गया, तो अब दो सवाल और बड़े हो गए। आने वाले वक्त में खाड़ी देशों का रुख क्या होगा? क्या वह भी ईरान के बंधक हो जाएंगे? नया सवाल यह भी है, क्या ईरान इस पूरे क्षेत्र में सबसे ताकतवर हो जाएगा? लेकिन पहले तस्वीर तो देख लीजिए जो यूनाइटेड नेशन में जो बैठक आज हुई। जी, पहली तस्वीर यूनाइटेड नेशन की थी, लेकिन दूसरा जो वीडियो था वो दरअसल किस तरीके से मिसाइल किस तेजी से इजराइल के शहर हमला कर रहा था, यह उसकी चंद सेकंड की तस्वीर थी। जिस तेजी के साथ जितनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस दौर में इजराइल पर दागे गए, वह भी एक परेशानी का सबब अमेरिका के लिए है। और अमेरिका जब तक इस युद्ध को लेकर अपनी रणनीति में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं करता है, दुनिया के भीतर होर्मुज़ रूट को लेकर कोई अल्टरनेटिव दिशा तय नहीं होती है, खाड़ी देशों के सामने यह संकट गहराने लगा है कि आज नहीं तो कल पता नहीं, अगर ईरान के हाथ में ही होर्मुज़ रहा तो उनका पूरा बिजनेस, पूरी इकोनॉमी ईरान पर निर्भर करने लगेगी। क्योंकि कोई अल्टरनेटिव रूट बनाने में आपको 1 बरस तो मिनिमम लगेगा। उस 1 बरस तक अगर ईरान खाड़ी देशों के तेल की आवाजाही या तमाम बिजनेस को रोक देता है, तो फिर कमाई तो होगी नहीं। फिर वो किस पैसे से किस अल्टरनेटिव रूट की दिशा में बढ़ेंगे? तो क्या इसके साथ साथ यह भी तय होगा कि हो सकता है अभी तक जो सऊदी अरब दुनिया के तेल बाजार को तय करता था किस कीमत में वो रहे, अब वो ईरान के हाथ में आ जाएगा? क्योंकि कल को अगर वो निर्णय ले लेता है कि आवाजाही में अब ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, तो कानूनी तौर पर अगर वो उसे बतला रहा है कि उसके देश के हिस्से में है, तो कौन रोकेगा उसे? यानी दुनिया के बाजार में तेल की कीमत क्या हो, यह ताकत अगर आज की तारीख में सऊदी अरब के पास रही और वो अगर शिफ्ट होकर ईरान के पास चली जाती है, तो पूरी दुनिया का वो जो पावर स्ट्रक्चर है वो एक झटके में बदल जाएगा। इसीलिए जो तैयारी अमेरिका कर रहा है अमेरिकी सैनिकों के जरिए, और जो जटिल प्लान पेंटागन बना रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ईरान जिस ताकत के साथ अपनी युद्ध शैली में भी परिवर्तन कर रहा है और पूरे ईरान के भीतर सभी को सैनिक में ढालने के लिए वो तैयार है, बाकायदा ट्रेनिंग के साथ, हथियारों के साथ। हथियार का मतलब जमीन के नीचे दबाए गए विस्फोटों के जरिए भी, और खार्ग द्वीप और ईरान के बीच जो पूरा दिशा है एक लिहाज से, जो 12 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ विस्फोटक रहे, कोई वहां से गुजर ना पाए, यह स्थिति और यह ट्रेनिंग शायद इस युद्ध को लेकर सबसे खतरनाक दिशा में बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।